ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग आज सेशन 5 करेंगे, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस का सेशन 5, उस पार्ट को अभी फिलहाल मत देखिए, है ना। बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढ कर लिख दिया है, दैट इज टोटली थ्योरेटिकल पार्ट। इधर देखिए, आप इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, एन हाफ लाइफ। एन हाफ लाइफ बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये पेरेंट न्यूक्लियस है पी, ये टी हाफ में, टी हाफ टाइम में, हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आधे हो जाना। इसका जो डॉटर होगा, इसका जो पुत्री होगी, डॉटर D1, तो इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना होगा? अगर ये n है तो इसके पास कितना होगा? n0/2, है ना, होगा। और इसके पास कितना बचेगा? n0/2। समझे? n से n0/2 निकल गया तो बचा कितना? n0/2। कितने टाइम में? टी हाफ में। अगर हम इसको एक और टी हाफ टाइम दे दे तो ये एक नया डॉटर बनाएगा। उसके बाद कितना होगा? इसका आधा, n0/4। फिर अगर हम और एक टी हाफ टाइम दे दें, उसके बाद कितना बचेगा? n0/8। समझ में आया? हाँ। तो मान लीजिए इसने ये बनाया, इसने ये बनाया, इसने ये बनाया, इसने ये बनाया। तो अब ध्यान से देखिए, एक टी हाफ लाइफ में, 1 टी हाफ टाइम में n/n0 कितना होता है? 1/2 एक टी हाफ में। तो 2 टी हाफ टाइम में कितना होगा? यहां देखो, 2 टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ कितना हो गया? इतना हो गया। n/n0 इज 1/4 विच इज नथिंग बट हाफ का पावर 2। तो सिमिलरली 3 टी हाफ में n/n0 क्या होगा? 1/8 विच इज नथिंग बट हाफ का पावर 3। तो बस ये एक फॉर्मूला आपको देगा कि इन n हाफ लाइव्स, इन n हाफ लाइव्स, n/n0 will be equal to 1/2 का पावर n। समझे? ये सब नीट में काम आता है, नीट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक देखिए, रेडियो एक्टिव डीके सीरीज। रेडियो एक्टिव डीके सीरीज। देखिए एक चीज तो आप समझ गए, ये ऐसा क्यों बना? क्योंकि ये स्टेबल नहीं था। तो ये ऐसा क्यों बना? क्योंकि ये स्टेबल नहीं था। तो फिर ये ऐसा क्यों बना? क्योंकि ये स्टेबल नहीं था। इसका मतलब जब तक स्टेबिलिटी ना मिल जाए तब तक रेडियो एक्टिव प्रोसेस चलता रहेगा। समझे? तो मैं बोल सकता हूं कि मान लीजिए एक पेरेंट है ए, इसका जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है उसका लैम्डा है, मान लीजिए λ1। मैंने क्या बोला था कि लैम्डा इज दैट रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ टाइम एट विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ड्रॉप डाउन टू 37%। समझे? तो लैम्डा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एलिमेंट, यानी एलिमेंट अगर दूसरा हो गया तो उसका लैम्डा भी कुछ और होगा। मतलब समझिए, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोबाल्ट बन गया आयरन, एक एग्जांपल, कोबाल्ट बन गया आयरन, तो कोबाल्ट का लैम्डा कुछ और होगा, आयरन का लैम्डा कुछ और होगा। यानी आयरन अगर कुछ और बन रहा है तो उसका लैम्डा कुछ और होगा। समझ गए? लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो ए बना बी। अब बी भी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। अब ये बन रहा मान लीजिए सी। तो इस प्रोसेस का λ2 होगा, दूसरा कुछ होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू
रेट ऑफ डिके ऑफ ए, ये जितना सड़ेगा ये उतना बनेगा, ये जितना सड़ेगा ये उतना बनेगा। तो इसका बनने का रेट इज इक्वल टू इसका सड़ने का रेट, एंड रेट ऑफ डिके ऑफ ए इज dn by dt with a minus sign, which is equal to according to decay law minus lambda 1 n1। मान लीजिए इसके पास n1 न्यूक्लियस है, इसके पास n2 न्यूक्लियस है, इसके पास n3 न्यूक्लियस है। समझे नहीं समझे? एक समय एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सिर्फ ये था, बस ये था ही नहीं, ये दोनों नहीं थे, ये जन्म ले रहे हैं, इसी का प्रोडक्ट है ये। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ओनली a इज प्रेजेंट, बट जैसे जैसे समय बीतेगा b बनेगा और साथ साथ में b से c बनेगा, आगे भी बनेगा बट उससे मुझे मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सीरीज। बन रहा है बन रहा है बन रहा है बन रहा है, तब कब तक? जब तक स्टेबिलिटी ना मिल जाए। अच्छा, तो किसी वक्त में मान लीजिए इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट कितना n1 है, और उस समय मान लीजिए इसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट n2 है, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? माइनस dn by dt माइनस dn by dt विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1। तो dn by dt इज माइनस लैम्डा n1 लिख सकते हैं ना, लैम्डा 1 n1। सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बनना इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ B, तो वो कितना होगा? माइनस d n by dt, यहां पर 1 यहां पर 2, तो ये किसके बराबर होगा? माइनस लैम्डा 2 n2। B अगर सड़ रहा है, B सड़ रहा है, B इज डिकेइंग, तो B का रेट ऑफ डिके क्या लिखेंगे आप? dn2 by dt विच इज प्रोपोर्शनल टू n2 विथ अ माइनस साइन। तो क्या होगा? dn2 by dt इज इक्वल टू लैम्डा 2 n2, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू डिके लॉ। अच्छा, डिके लॉ से एक बात याद आया, आई एम थोड़ा सा डाइवर्ज हो रहा हूं मैं बेटा। डिके लॉ इज ऑल्सो नोन एज रदरफोर्ड एंड सॉडीज लॉ। रदरफोर्ड ने कितना काम किया देखो। आओ बाहर आओ, वो एक थ्योरेटिकल पार्ट था, उसको याद रखना। अब सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, जिस रफ्तार से ये बन रहा है अगर उसी रफ्तार से ये सड़ने लगे, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अगर रेट ऑफ डिके ऑफ बी के बराबर हो जाए, इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ बी, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? ये बन रहा ये बन रहा ये, इसका बनने का रेट अगर इसका टूटने के बराबर हो जाए तो क्या होगा? इसका नंबर फिक्स रहेगा। नहीं समझे ना? अरे बहुत सिंपल है, एक बाल्टी लो, बाल्टी में छेद कर दो, यहां से पानी भरो, जिस रफ्तार से पानी भरा रहा है उसी रफ्तार से अगर पानी निकलते रहे तो इस बाल्टी में पानी का लेवल ऊपर नीचे होगा क्या? समझ गए ना? इसको बोलते हैं दीक्षित सर। समझा? तो जिस रफ्तार से पानी बाहर निकल रहा है उसी रफ्तार से अगर पानी भरते रहे तो ये पानी का लेवल चेंज होगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे उसको? इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया, रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। समझे? तो किस रफ्तार से बन रहा है ये? जिस रफ्तार से ये टूट रहा है वो कितना है? माइनस लैम्डा 1 n1। और किस रफ्तार से ये टूट रहा है? माइनस लैम्डा 2 n2।
तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो B इज इन इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ B टू बी इन इक्विलिब्रियम? λ1 n1 इज इक्वल टू λ2 n2। समझा? समझा? तो ये आपका था, इतना पोर्शन आपका था, और तो कुछ है नहीं। अब और क्या पढ़ाऊं मैं इसमें आपको? ठीक है, तो समझ गए होंगे आप ये सब। उसके बाद ये क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है यार, पढ़ने का भी इच्छा नहीं हो रहा। देख लो एक बार, यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मेडिसिनल यूज, ब्लड टेस्ट करने के लिए क्रोमियम 51, क्या है सब, आइसोटोप का नंबर है। ब्लड सर्कुलेशन सोडियम 24, ब्रेन ट्यूमर मर्क्यूरी 203, टू डिटेक्ट फॉल्ट इन थायराइड ग्लैंड आयोडीन 131, कैंसर कोबाल्ट 60, स्किन डिजीज फॉस्फोरस 31, आर्कियोलॉजिकल यूज, आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल, तो एज ऑफ फॉसिल C14, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। डेटिंग सुनते बराबर नाच उठा क्या? कार्बन डेटिंग। अपन देखते हैं कि यार लकड़ी का जो पोर्शन है वो तो C12 है। लकड़ी कार्बन से बनता है ना, हाइड्रोकार्बन, लकड़ी कार्बन से बनता है, तो कार्बन C12 का इतना न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन ये तो दिख रहा है कि ये रेडियो एक्टिव है। तो ये डिके होते 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 क्या है, कार्बन जो है ना वो दो तरह का होता है, C12 और C14। तो किसी लकड़ी का टुकड़ा में या किसी फॉसिल में C14 कितने हैं, ये हम पता कर सकते हैं कि वो लकड़ी का टुकड़ा या वो फॉसिल कितना पुराना है। हम इसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप टेंशन मत लो। तो इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। सिमिलरली मेटेराइट्स जो होता है, धूमकेतु मेटेराइट्स K40। अच्छा, धरती का उम्र जानने के लिए लेड आइसोटोप्स, एग्रीकल्चरल यूज भी है। आलू को वह अर्थवर्म से बचाने के लिए कोबाल्ट 60। आर्टिफिशियल रेन चाइना में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल रेन सिल्वर आयोडाइड। फर्टिलाइजर लेड का 32 आइसोटोप। तो ये सब थ्योरेटिकल है, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, मेरे को लिखने की इच्छा नहीं हुई। आप लोग देख लेना, आपके टैब में लिखा हुआ है, आपके टैब से ही छापा है मैंने। समझा क्या? अच्छा, अब इसको तुम लिख लो, मैं मिटा रहा हूं, मेरे को एक और चीज बताना है, वो लास्ट है, वो थोड़ा सा MHCET के लिए नहीं है। अभी जो बताऊंगा ना वो MHCET के लिए नहीं है, तो आप यहीं पर अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। MHCET वाले बिल्कुल जानना है तो देख लो, बहुत सिंपल है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इट इज अ टाइप ऑफ बीटा डिके। ठीक है, देखिए बच्चे लोग, आप लोग बीटा डिके में क्या पढ़े थे? न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन बन जाए तो क्या फेंक के मारेगा? इलेक्ट्रॉन, बराबर है। प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन बन जाए तो क्या फेंक के मारेगा? पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? बीटा माइनस डिके। इसको क्या बोलते हैं? बीटा प्लस डिके। समझे? तो एक और तरीका है बीटा प्लस डिके करने का, इसके अलावा, अदला बदली के अलावा। वो क्या है सुनो, किसी न्यूक्लियस के सबसे नजदीकी ऑर्बिट को क्या बोलते हैं आप? के शेल बोलते हैं, बहुत नजदीक होता है वो। समझे? तो कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनने का कोशिश तो करता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनने की कोशिश करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनने का कोशिश करता है, लेकिन नहीं बन पाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बन पाता है। तो इससे क्या होगा? न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो। अच्छा आप बताइए, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए, इसको जाने दीजिए अभी, इधर देखिए, गोली मारिए इसको, इधर देखिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, एक्चुअली न्यूट्रॉन से प्रोटॉन क्यों चेंज होता होगा, या कौन चेंज करता होगा न्यूट्रॉन से प्रोटॉन? कौन है वो जो जिसका न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से प्रोटॉन होता होगा? जिसका प्रोटॉन का संख्या कम है। समझे? जिसका प्रोटॉन का संख्या कम है वो क्या करता होगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता होगा। यानी जिसका ये रेशियो 1 से ज्यादा है। अब किसका रेशियो 1 से ज्यादा है? हेवी एलिमेंट्स का। यानी जितने भी हेवी एलिमेंट्स है ना, वो लोग करते हैं बीटा माइनस डिके।
समझे? और जिनका न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1 है, यानी न्यूट्रॉन काफी कम है, मान लो न्यूट्रॉन अगर कम है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगा, समझे? तो बीटा डिके होता ही क्यों है, रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है? जस्ट टू मेंटेन द न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो। आया बात समझ में? अच्छा, समझ गए बात को? तो अब इधर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आ जाओ। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर। हाँ, तो किसी का मान लो प्रोटॉन ज्यादा है, उसको न्यूट्रॉन बनना है, लेकिन वो न्यूट्रॉन बन नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा पता है? सबसे नजदीकी इलेक्ट्रॉन कौन है? के शेल वाला, उसको ना अंदर कैप्चर कर लेगा। क्या कर लेगा? कैप्चर, किडनैप कर लेगा। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा, क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, समझा? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। समझे? हो गया। तो सेशन 5 खत्म हो गया क्या इतना जल्दी? आप थोड़ा बोर्ड की तरफ देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है एन हाफ लाइफ? क्या आपको एन हाफ लाइफ समझ में आ रहा है? नहीं अगर समझ में आ रहा है तो पूछो, ध्यान से देखो, आखिर रेडियो एक्टिव डीके सीरीज क्यों होता है? अब देखो, रेडियो एक्टिव डीके सीरीज का 2 टाइप्स होता है, पैरेलल और सीरीज। अपन वो न्यूमेरिकल में ही देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है? उसका न्यूमेरिकल अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ज्यादा मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर आपको समझ में आया। रेडियो एक्टिव डीके सीरीज क्यों होता है? क्योंकि एक पेरेंट जो डॉटर बनता है वो अनस्टेबल होता है। समझ में आया? अच्छा, अब हम आपको कुछ ऐसे टर्म्स देंगे, ऐसे चीज पढ़ाएंगे जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स टैब में मिलेगा, लेकिन किसी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, और एग्जाम में पूछा गया है वो, समझे? वो एग्जाम में पूछा गया है। आप देखो एक बार, आपको एन हाफ लाइफ वाला समझ में आ रहा है कि नहीं? एन हाफ लाइफ, ठीक है। तो मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है? हाँ, एन हाफ लाइफ समझ गया आपको? अब चलिए हम कुछ अलग हट के पढ़ेंगे। क्या है, एनसीईआरटी में जितना है वो सब देख लिया हम लोगों ने, एनसीईआरटी के बाहर भी देख लिया, एमएचसीटी हो गया, जेडब्ल्यू मेंस एडवांस सब हो गया। फिर भी क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ देते हैं, ठीक है? लिखो, सब कुछ लिखो। देखो, एक टर्म है गामा डीके में, एक पोर्शन है कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई सॉलिड ब्लॉक है, कोई सॉलिड ब्लॉक है, तुमने गामा रेडिएशन इसके तरफ मारा, गामा रेडिएशन जिसका इंटेंसिटी मान लो I0 है, समझ रहे? मैंने आपको पढ़ाया था कि गामा जो है किसी सॉलिड में पेनिट्रेट कर सकता है कि नहीं? 10,000 टाइम्स मोर देन अल्फा। तो ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया, तो पेनिट्रेट करके मान लो ये x डिस्टेंस तक घुसा। कहां तक घुसा? x डिस्टेंस तक। तो यहां पहुंचने पर ना गामा का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, गामा का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो यहां पर इंटेंसिटी कितना होगा? वही फॉर्मूला है E0 e to the power minus mu x, समझे? I is equal to I0 e to the power minus mu x, where mu is absorption coefficient,
एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये म्यू इसका प्रॉपर्टी है। आयरन लोगे तो कुछ और होगा, कौन कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, और एक्स इज थिकनेस या डिस्टेंस मूव्ड। ये पढ़ा कर ना मेरे को एक चीज याद आया, सुनो ध्यान से, मजा आएगा तुमको। ये मान लो सन है, सन के न्यूक्लियस में ना बहुत जबरदस्त न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उससे बहुत एनर्जी निकलता है, बहुत एनर्जी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। समझे? सोचो ये गामा रेडिएशन का इंटेंसिटी कितना ज्यादा होता होगा, बहुत ज्यादा। अब यही, ये क्या है, सेंटर ऑफ सन है, न्यूक्लियस ऑफ सन या सेंटर ऑफ सन, अब यही गामा रेडिएशन धरती पर आ रहा है, दिस इज अर्थ। तो बेटा सोचो अगर सच में गामा रेडिएशन अर्थ पे आता, फिर हम लोग तो बर्बाद हो जाते, तहस नहस हो जाता, हमारा सब जल जाता, खत्म हो जाता, कुछ बचता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गामा रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है वो इस थिकनेस को पार करते करते इतना कम हो जाता है, इतना ज्यादा कम हो जाता है कि मत पूछो। तो ये बहुत ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ दिस पार्ट इज टू हाई। एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा ऑफ सन। अब मजा क्यों आएगा आपको, सुनो वो बात। आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक आने में सिर्फ 8 मिनट लगता है लाइट को, ओनली 8 मिनट। आपको यकीन नहीं होगा, यहां से यहां तक आने में सिर्फ, यानी सन का जो इंटीरियर है उसको पार करने में उसको कम से कम 15 से 20 लाख साल लग जाता है। सोचो प्लाज्मा का कमाल, सोचो भगवान का देन। ऐसी हमारे धरती पर लाइफ नहीं है, समझ में आया? सोचो वीनस मर्क्यूरी में कितना गर्मी होता होगा। आखिर ये जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर तो वैक्यूम है वैसे, बट सोचो ये जो एटमॉस्फेयर है इसका भी कुछ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होगा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसी बात है। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। किसी मेटल के अंदर में अगर मान लो गामा रेडिएशन घुसा तो एक्स डिस्टेंस घुसने पर उसका इंटेंसिटी कितना होगा, तो I नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स। ये एक पार्ट हो गया। अब मैं तुमको थोड़ा सा और आगे पढ़ाऊंगा। ये सब जो पढ़ा रहा हूं किसके लिए है, नीट जेडब्ल्यू के लिए है, सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, और एमएचसीटी वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, सीखिए, मजा लीजिए। देखिए टॉपिक का नाम मैंने लिख रखा है, टॉपिक का नाम क्या क्या है शॉर्ट में मैंने लिख के रखा है। मुझे पहले आपको पढ़ा देना है पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। हाँ देखिए, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने कब पढ़ा था, मुझे याद नहीं। देखिए तो पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन बहुत सिंपल है। एक हेवी न्यूक्लियस लीजिए, एक हेवी न्यूक्लियस लीजिए, उसको एक गामा रेडिएशन दीजिए, दे दिए तो क्या होगा पता है आपको, इस न्यूक्लियस से एक निकलेगा प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन, सॉरी, एक निकलेगा पॉजिट्रॉन और एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन। एक क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन, और एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। आप जब गामा रे मारे थे, जब आप गामा रे दिए थे, तो क्या जरूरी है वो कि वो न्यूक्लियस को हिट कर गया होगा? तो वही सुनिए,
मिनिमम एनर्जी जो होता है गामा रे का, जैसे इसका एनर्जी होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो गामा रे देने पर ये और ये बन रहा है, एक गामा रे देने से नहीं बनेगा, ठीक है। एक गामा रे के पास एनर्जी होता है 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक गामा रे दीजिएगा तो ये दोनों नहीं बनेगा, दो गामा रे देने पड़ेंगे। सर मतलब दो गामा रे, अबे फोटोन भूल गया क्या? हाँ, गामा रे लाइट है ना, फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी कम से कम इतना होना चाहिए। तो दोनों के पास कितना एनर्जी है? एनर्जी दोनों के पास कितना हो जाएगा? 2 गामा, 2 इंटू 0.51 कितना हो रहा है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनिएगा, यही बात था कि अगर गामा रे का एनर्जी इज लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, ये दोनों का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को हिला उला के चल देगा। एटम में मारा ना आपने, अकेला न्यूक्लियस कहां से लाएंगे? ये पूरा एटम का पार्ट है, तो आपने एटम को मारा होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी था, तो क्या होगा? न्यूक्लियस में घुस जाएगा, और न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? फिर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बना देगा, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन बना देगा, और इस तरह से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कब? जब आप दो गामा रे जिसके पास इतना एनर्जी हो तब। लेकिन अगर इससे कम एनर्जी है, इफ गामा रे का एनर्जी इज लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं, वो कॉम्पटन इफेक्ट दिखाएगा, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। मतलब वही इलेक्ट्रॉन को हिला देगा। यानी इतना एनर्जी चाहिए कम से कम गामा रे को अंदर घुसने के लिए, इसके अंदर घुसने के लिए, पेयर प्रोडक्शन करने के लिए कम से कम इतना एनर्जी चाहिए। समझ में आया? दूसरा टॉपिक क्या है? पेयर एनिलेशन। वो इसका रिवर्स है। अगर आप एक पॉजिट्रॉन, अगर आप एक पॉजिट्रॉन और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को मिला देंगे हाई वेलोसिटी से, अगर दोनों को टकरवा देंगे, इस तरह से कोलाइड करवा देंगे, कोलाइड करवा देंगे, तो दो गामा बनेगा। दिस इज नोन एज पेयर एनिलेशन। ये सब डायरेक्ट थ्योरी सीबीएसई स्टेट बोर्ड तो पूछेगा नहीं, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? न्यूमेरिकल में ये सब टर्म्स यूज होता है। इन एंड पेयर एनिलेशन, इतना एनर्जी निकल रहा, ये फाइंड करो, वो फाइंड करो। तुमको अगर पेयर एनिलेशन का मतलब ही नहीं मालूम, तुमने क्वेश्चन को टच भी नहीं करेगा। इसलिए पेयर एनिलेशन और पेयर प्रोडक्शन को देख लीजिए अच्छे से, क्या है दोनों। अब एक और चीज देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मतलब कौन कौन डिसाइड करता है कि न्यूक्लियस स्टेबल है कि नहीं? एक तो हमने डिस्कस कर लिया है, क्या? वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होना चाहिए। ये हमने पहली बात कर लिया है, ज्यादा होगा तो स्टेबल होगा। जैसे पूरा ग्राफ में सबसे ज्यादा किसका था? आयरन का था। आयरन का सबसे ज्यादा था, है। ये एक पॉइंट तो आप पढ़ चुके हो। दूसरा भी आप पढ़ चुके हो, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो। उसमें क्या बताना था मुझे? बताया मैंने जस्ट अभी कि न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो लगभग 1 होता है स्मॉलर न्यूक्लियस में, और इट इज ग्रेटर देन 1 होता है हेवियर न्यूक्लियस में। तो स्टेबल होगा, तो स्टेबल होगा। अब जैसे लिथियम ले लो आप, लिथियम 36, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 6 - 3 3 1, स्टेबल है।
लेकिन आप क्या करो, न्यूट्रॉन एक और डाल दो इसमें, 7 कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 4, मोर देन 1 हो गया। तो ये वाला आइसोटोप अनस्टेबल होगा। समझा? समझा? हाँ, ये एक हो गया न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो। उसके बाद एक और है ऑड इवन न्यूट्रॉन नंबर, ऑड इवन न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर दोनों, ऑड इवन 3 नंबर, ऑड एंड इवन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर। मतलब कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इवन होता है, न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर दोनों इवन होता है, बोथ इवन। वो लोग स्टेबल होते हैं, वो लोग स्टेबल होते हैं। जैसे मान लो हीलियम 4 2, कितना प्रोटॉन है 2, कितना न्यूट्रॉन है 2, दोनों इवन है। मैग्नीशियम देख लो, मैग्नीशियम 12 24, नीचे 12 ऊपर 12, 1 है। मतलब क्या हो रहा है, ऊपर भी इवन नीचे भी इवन। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन ऑड होता है तो प्रोटॉन इवन होता है, या न्यूट्रॉन इवन होता है तो प्रोटॉन ऑड होता है। ये लोग अनस्टेबल होते हैं। समझ में आया? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ऑड होते हैं। दोनों ऑड होते हैं। जैसे लिथियम देखो, लिथियम 3 6 दोनों ऑड है, प्रोटॉन नंबर 3 न्यूट्रॉन नंबर 3। ऐसे सिर्फ 5 होते हैं संसार में, 5 ओनली। कौन कौन होते हैं मैं भूल गया हूं, मैंने लिख के रखा था, क्या करो सब याद नहीं रहता। रुको, कौन कौन है देखो, कहां लिखा था रे? हाँ, एक पहला तो हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है। देखो हाइड्रोजन है H21, लिथियम, बेरिलियम है H कितना है बेरिलियम, कौन सा आइसोटोप है, 5 10, बेरिलियम 5 10, नाइट्रोजन है कितना 14 7, और न्यूट्रॉन भी 7, प्रोटॉन भी 7, और एक टेलुरियम है, क्या है ये, कितना हो गया 180/75। एक ये वाला भी कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, 180 और 75। तो 1 2 3 4 5 इनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही ऑड नंबर में है, तो ये भी अनस्टेबल हो जाता है फिर बहुत। समझा? तो ऐसी बात है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है डिसाइड होता है। समझ में आया? और एक क्या पढ़ाना था मुझे आपको, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बहुत जबरदस्त चीज है, यानी कितना वॉल्यूम में, वो आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे पैकिंग फ्रैक्शन, लेकिन ये पैकिंग फ्रैक्शन न्यूक्लियस का है। पैकिंग फ्रैक्शन इज एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट। ये चैप्टर का शुरुआत किससे हुआ था? मास डिफेक्ट से। समझे? तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि कितना मास नंबर में कितना मास डिफेक्ट है, दैट्स ऑल। कितना मास नंबर में कितना मास डिफेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, हाँ, कितना मास नंबर में कितना मास डिफेक्ट है। अब मास नंबर का क्या होता है? कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास अपॉन ए। समझ में आया? तो सोचिए, अगर मान लीजिए किसी में m इक्वल टू ए है, इफ m इक्वल टू ए, ये किसके लिए होता है मुझे याद है, z इज इक्वल टू 16 के लिए होता है। z इज इक्वल टू 16 किसका होता है देख लो, उसके लिए होता है। समझा? m इज इक्वल टू ए, तो उसके इसमें मास डिफेक्ट कितना होगा? 0। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? 0। समझ में आया? तो मैं एक ग्राफ तुमको दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो, जेडब्ल्यू मेन और एडवांस वाले देख लो, ऐसा ग्राफ बनता है। दिस इज 16 एंड दिस इज 123 ना कितना है भाई, 240 शायद, 240, हाँ।
दिस इज 16, दिस इज 240। तो सोचो पैकिंग फ्रैक्शन इस बीच नेगेटिव भी है, मतलब A ग्रेटर देन M, यानी मास डिफेक्ट नेगेटिव में जा रहा है। जितना होना चाहिए था उससे कम मास नहीं है, उससे ज्यादा मास है। कंफ्यूजिंग है ना बॉस? तो ये सब पहले से डिसाइडेड है। हम कौन होते डिसाइड करने वाले? ये पैकिंग फ्रैक्शन और ये एटॉमिक मास नंबर। ये Z इक्वल टू 16 था ना, तो ये 16 नहीं होगा, ये मास नंबर है। तो पैकिंग फ्रैक्शन याद रखिएगा, F कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव। इट इज नेगेटिव, it can be equal to 0 for Z is equal to 16, it is also greater than 0। तो greater than 0 वाले क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो आपने इतना लिख लो पैकिंग फ्रैक्शन। इतना ही पढ़ाना था मुझे लास्ट का, और तो इसमें कुछ है नहीं। अब अगला सेशन में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे, वो ज्यादा बहुत मजा आता है उसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन।